नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज मैं दोबारा आपके सामने उपस्थित हूँ। पहले के वीडियो में हमने संस्कृत आचार्य द्वारा दिए गए काव्य के परिभाषाओं का अध्ययन किया। आज हम हिंदी विद्वानों द्वारा दिए गए काव्य परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। मुख्यतः 5 विद्वानों को लेकर 5 विद्वानों की परिभाषाओं का अध्ययन हम करेंगे। तो हिंदी के जो पहले विद्वान हैं आचार्य चिंतामणि कहते हैं, सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित्त विबुद्ध कहत सब कोई। तो आचार्य चिंतामणि है, वे काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि कविता वह है जो दोष रहित शब्दों में व्यक्त होती है और अलंकार एवं गुणों से युक्त होती है। कविता वो है जो दोष रहित शब्दों में व्यक्त होती है, यानी जो शब्द होते हैं वे दोष रहित होने चाहिए और अलंकार एवं गुणों से युक्त होती है। इस प्रकार की काव्य की परिभाषा आचार्य चिंतामणि इन्होंने की है। हिंदी के दूसरे विद्वान जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, जब मनोभाव शब्दों का रूप धारण कर लेते हैं तब वही कविता कहलाने लगती है। यानी हमारा जो मन है, मन के अंदर जो भाव है, वो जो भाव है शब्दों द्वारा शब्दों का रूप धारण कर व्यक्त होती है, तब वह कविता कहलाने लगती है, चाहे वो पद्य में हो चाहे वह गद्य में हो। हिंदी के तीसरे आचार्य जो है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। यानी आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है। जो हमारी आत्मा होती है वह मुक्त होकर ज्ञान दशा कहलाते हैं। उसी प्रकार हृदय की जो मुक्तावस्था है वह रस दशा कहलाती है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने आत्मा की मुक्तावस्था और हृदय की मुक्तावस्था या रस दशा इनको महत्व दिया है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस प्रकार की परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्होंने की है। जो आगे के विद्वान है वह है जयशंकर प्रसाद काव्य की परिभाषा बताते हुए कहते हैं, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक प्रेम रचनात्मक ज्ञानधारा है। अब ये आगे के जो 5वें विद्वान है हिंदी के, वह है सुमित्रानंदन पंत काव्य की परिभाषा देते हुए कहते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता जो है हमारे जो परिपूर्ण क्षण होते हैं उन क्षणों को वाणी द्वारा व्यक्त करते हैं, उसी को कविता कहते हैं। तो इस प्रकार 5 विद्वानों के जो हिंदी के विद्वान हैं उनकी परिभाषाएं हमने देखी। तो इन सभी 5 विद्वानों के परिभाषाओं को देखते हुए हम निष्कर्ष रूप में कहना चाहेंगे, यह विदित होता है
कि साहित्य का काव्य एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। इनका समाज से गहरा संबंध है। कवि समाज में निहित समस्याओं का चित्रण करके समाज को जीवन जीने की प्रेरणा देता है। आचार्य एवं विद्वानों ने भले ही अपने अपने दृष्टिकोणों में काव्य की विविध परिभाषाओं को क्यों न दिया हो, परंतु काव्य के महत्व को निरूपित करना, काव्य के मूल मंतव्य पर प्रकाश डालना इन लक्षणों का महत्व उद्देश्य रहा है। काव्य की उपरोक्त परिभाषाएं काव्य के महत्व को निरूपित करती है। इस प्रकार आज हमने हिंदी के जो 5 विद्वान हैं, आचार्य चिंतामणि, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, इन 5 विद्वानों ने जो काव्य की विविध परिभाषाएं की है उसका अध्ययन किया है और निष्कर्ष रूप में भी मैंने आपको बताया है। तो संस्कृत आचार्यों ने की काव्य की परिभाषाएं हमने देखी, उसके साथ साथ हिंदी विद्वानों ने जो काव्य की परिभाषाएं की है उसका भी अध्ययन हमने किया है और कुछ अंग्रेजी विद्वानों ने भी काव्य की परिभाषाएं की है, उनका भी अध्ययन आज हम करेंगे। तो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, इसमें काव्य की परिभाषा दी गई है। इसमें कहा गया है पोएट्री इज आर्ट वर्क ऑफ द पोएट, यानी कवि का कार्य कला काव्य है। यह लक्षण अस्पष्ट है, पहले कवि को समझा जाए तब उसके कार्य को काव्य कहा जाए, ऐसा इनसाइक्लोपीडिया में कहा गया है। जो अंग्रेजी के विद्वान हैं ड्राइडेन काव्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं पोइट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, अर्थात कविता सुस्पष्ट संगीत है। ड्राइडन ने कविता को सुस्पष्ट संगीत कहा है। जो आगे के अंग्रेजी विद्वान हैं कॉलरिज कहते हैं पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, अर्थात सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में कविता होती है। इस परिभाषा में कुछ दोष है, जैसे सर्वोत्तम शब्द कौन से है और उसका सर्वोत्तम क्रम कौन सा है। स्वर्ग, सोना, पुष्प, सौंदर्य, अमृत आदि शब्द उत्तम होने चाहिए। ऐसी दशा में मृत्यु, कीचड़, नरक आदि शब्द बुरे होंगे और काव्य के क्षेत्र से उन्हें निकल जाना पड़ेगा। पर इन शब्दों और इनके पर्यायों का उत्तम काव्य में खूब व्यवहार होता है, अतः यह परिभाषा उपयुक्त नहीं नजर आती। आगे के जो अंग्रेजी विद्वान है वह है वर्ड्सवर्थ परिभाषा, काव्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. अर्थात कविता उत्कंठ भावों का सहज उद्रेक है, इसकी उत्पत्ति शांति में संचित अनुभूतियों से होती है। आगे की जो अंग्रेजी विद्वान है वह है शैली कहते हैं पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीनेस मोमेंट ऑफ द हैप्पीनेस एंड बेस्ट माइंड्स, अर्थात सर्वसुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक सुखपूर्ण क्षणों का लेखा कविता है। ये सुख पुरुषन को और सुखमयी और सर्वोत्तम मनों को यहाँ पर उन्होंने विशेष महत्व दिया है। आगे के जो अंग्रेजी विद्वान है वह है मैथ्यू अर्नाल्ड कहते हैं कविता जीवन की आलोचना है। इस प्रकार अंग्रेजी विद्वानों की परिभाषाएं साहित्य का सामाजिक संबंध होने की पुष्टि करती है। यह परिभाषाएं कई पैमाने पर सार्थक नजर आती है। इस प्रकार हमने संस्कृत आचार्य द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाओं का अध्ययन किया है।
हिंदी विद्वानों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाएं और अंग्रेजी विद्वानों द्वारा दी गई काव्य की परिभाषाओं का अध्ययन किया है। तो ये मेरा आज का दूसरा वीडियो है और इन वीडियो के द्वारा मैं काव्य शास्त्र पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी ये वीडियो चलता रहेगा। आज दोबारा मैं आपसे विनती करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मैं आपके सामने उपस्थित होगा। ना हो बेकरार, थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतज़ार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। नमस्कार।